आत्मसमर्पण। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन अपने कमरे में रो रही थी। कुछ देर पहले ही लड़के वाले सुमन को देखकर गए थे। सुमन की माँ उसके पास जाती है। सुमन कहती है, माँ आप मुझे मजबूर ना करें, मैं शादी नहीं करना चाहती। 4 साल का दीपक अपनी माँ सुमन और नानी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है, सुमन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भगवान ने जो तुम्हारे साथ किया उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। पर माँ अब दीपक के बारे में भी सोचिए। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वह कैसे रहेगा मेरे बिना। लड़के वालों की दीपक को यहीं पर छोड़ने की शर्त मुझे मंजूर नहीं है। सुमन की माँ कहती है, जैसे तुम दीपक के बारे में सोच रही हो वैसे ही मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और वह हमारे पास रहेगा, अपने नाना नानी के पास। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? माँ दीपक बहुत छोटा है, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। उसे कैसा लगेगा जब मैं उसे छोड़कर जाऊंगी। दरअसल आज सुमन को देखने समर और उसके घर वाले आए हुए थे। सुमन की यह दूसरी शादी थी। उसके पति सूरज का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन समर सुमन के साथ उसके बेटे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वे सिर्फ सुमन को ही अपनाना चाहता था, जबकि समर की फैमिली दीपक को अपनाने में कोई ऐतराज नहीं था। समर की भी यह दूसरी शादी थी। उसका उसकी पत्नी काजल से 1 साल पहले तलाक हो गया था। उसके माता पिता द्वारा दबाव डालने पर वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुआ था। सुमन और समर की शादी हो जाती है। दीपक को छोड़ना सुमन के लिए बहुत दुखदाई था। सुमन सोचती है, पहले उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, अब मैं भी दूसरी शादी करके उससे दूर हो रही हूँ। सुमन का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। सुमन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर दीपक को बहुत मिस कर रही थी। तभी कमरे में समर आ जाता है और सुमन अपने आंसू पोंछ लेती है। समर सुमन से पूछता है कि क्या तुम शादी करके खुश नहीं हो? क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? सुमन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने शादी अपनी मर्जी से की है। समर मन ही मन जानता था कि सुमन दीपक को याद करके रो रही थी, लेकिन वह सुमन से कुछ नहीं कहता। समर को भी बच्चे बहुत पसंद थे, पर न जाने क्यों वह दीपक को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। सुमन अपनी माँ को फोन करती है और दीपक के बारे में पूछती है। सुमन की माँ कहती है कि दीपक अभी सो रहा है, वह तुम्हें याद कर रहा था, जब उठेगा तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। तुम अभी अपने ससुराल वालों का ध्यान रखो, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत अच्छा घर मिला है सुमन बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समर के माता पिता बहुत अच्छे थे। सुमन किचन में जाकर अपनी सासू माँ के साथ खाना बनाने में मदद करने लगती है, लेकिन उसकी सास कहती है, सुमन बेटा तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, तुम समर के साथ समय बिताओ। समर की कुछ दिन की छुट्टी अभी बाकी थी, तो वह कहीं घूमने जाने का प्लान बनाता है, लेकिन सुमन का कहीं भी घूमने जाने का कोई मन नहीं होता। वह सोचती है कि अगर वह घूमने कहीं जाए तो दीपक भी उसके साथ जाए। समर सुमन को लेकर उसके मायके जाता है और दीपक भागकर अपनी माँ से गले मिलता है। सुमन भी दीपक के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन समर दीपक से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। सुमन के माता पिता समर की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। सुमन अपनी माँ के साथ कमरे में बैठती है, उनसे दीपक के बारे में बात कर रही होती है। सुमन की माँ सुमन को समझाती है कि तुम धैर्य रखो, समझदारी से काम लो। समर बहुत अच्छा लड़का है, वह धीरे धीरे दीपक को अपना लेगा। उस पर किसी प्रकार का दबाव मत डालो, उसका परिवार बहुत अच्छा है, तो सबके साथ मिलजुल कर रहो। दीपक चुपके चुपके समर को देख रहा होता है। उसे चुपके चुपके देख समर अपने पास बुलाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। उसे दीपक बहुत प्यारा लगता है। दीपक समर को उसका हाथ पकड़कर अपना सारा घर दिखाता है। सुमन और समर खाना खाकर शाम को घर जाने लगते हैं, तो सुमन दीपक से लिपटकर खूब रोती है और समर से भी कहना चाहती है कि क्या हम दीपक को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वह यह बात समर से नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद समर अपनी जॉब पर वापस लौट जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। बीच बीच में सुमन दीपक से मिलने चली जाया करती थी। सुमन समर के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत प्यार से रहती। समर भी सुमन को चाहने लगा था। बस सामाजिक दबाव के कारण सुमन के बेटे को दीपक को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस करता है। फिर कुछ दिन बाद सुमन की प्रेगनेंसी की खबर आती है। दोनों घरों में खुशी का माहौल छा जाता है।
सुमन के माता पिता दीपक के साथ उनके घर सुमन से मिलने आते हैं। दीपक अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। दीपक की नानी उसे कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। इस बात से दीपक बहुत खुश होता है। थोड़े समय बाद सुमन एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। समर बेटी के जन्म से बहुत खुश होता है। सुमन कुछ समय के लिए अपने घर रहने के लिए चली जाती है। सुमन के वहां जाने से घर का माहौल ही बदल जाता है। दोनों बच्चे मजे से खेलते खाते। एक दिन सुमन के दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी माँ मैं अभी आई ऐसा कहकर सुमन पड़ोस की एक सहेली से मिलने चली जाती है। सुमन की माँ को कुछ काम याद आता है। वह कुछ देर के लिए अंदर चली जाती है। जब वह वापस आकर देखती है तो दोनों बच्चे आंगन में नहीं होते। वह बच्चों को सारे घर में देखती है, पड़ोस में भी देखती है, पर बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। तभी शोर मच जाता है कि सुमन के बच्चे किडनैप हो गए। सुमन भागकर घर आती है। अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसकी माँ कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी, वापस आकर देखती हूँ तो बच्चे आंगन में नहीं थे। सुमन बहुत रोती है। वह कहती है अब मैं समर को क्या जवाब दूंगी। वह बार बार बेहोश होने लगती है। यह बात समर को बताई जाती है। समर भी सुमन के पास पहुंच जाता है। वह सुमन को बहुत हौसला देता है कि तुम चिंता मत करो, बच्चे मिल जाएंगे। समर सोचता है कि ऐसा कौन होगा जिसकी मुझसे दुश्मनी होगी जो मेरे बच्चों को किडनैप कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि कुछ समय पहले नीरज नाम के लड़के से किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। कहीं यह काम उसी ने ना किया हो। वह पुलिस को लेकर नीरज के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन नीरज इस बात से साफ इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। समर के पास कोई सबूत नहीं थे नीरज के खिलाफ, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। उधर दूसरी तरफ दीपक और छोटी पीहू अपनी माँ को याद करके बहुत रोते हैं। वह दोनों किडनैपर्स को बहुत परेशान करते हैं। तभी किडनैपर किसी को फोन पर बताता है कि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद वह शख्स किडनैपर्स के पास पहुंच जाता है और वह था नीरज। नीरज ने ही समर से बदला लेने के लिए दोनों बच्चों को किडनैप किया था। किडनैपर्स को समझाकर थोड़ी देर बाद नीरज वहां से चला जाता है। दीपक मौका पाकर किडनैपर के फोन से अपनी नानी को फोन कर देता है। किडनैपर नन्ही पीहू के लिए दूध लेने के लिए बाहर जाता है और दीपक अपनी बहन को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर पुलिस को लेकर समर बच्चों को ढूंढ रहा होता है। किडनैपर बच्चों के भागने की खबर नीरज को देते हैं। नीरज भी बच्चों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। दीपक पीहू को लेकर भाग रहा होता है। तभी रास्ते में पुलिस और समर बच्चों को देख लेते हैं। नीरज भी बच्चों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। समर नीरज को देखते ही उसे मारने लगता है। तभी पुलिस उनका बीच बचाव करवाती है। पुलिस नीरज को गिरफ्तार कर लेती है। समर नीरज को कहता है कि तुमने मेरी दुश्मनी मेरे बच्चे से निकालने की कोशिश की, धिक्कार है तुम पर। लेकिन नीरज जैसे इंसान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समर बच्चों को लेकर सुमन के पास जाता है। सुमन बच्चों को गले लगाकर बहुत रोती है, उन्हें चूमती है। समर सुमन से दीपक को अपने साथ ना रखने के लिए माफी मांगता है और वह सुमन से कहता है कि मैं दीपक को अपनाना चाहता था, बस तुमसे कह नहीं पाया। मैंने तुम्हारा और दीपक का दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। समर दीपक को अपने गले लगा लेता है। सुमन ने आत्मसमर्पण करके प्यार से, धैर्य से समर का मन जीत लिया और समर ने भी सुमन की भावनाओं की कद्र की और दीपक को प्यार से अपना लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।